विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर एक सालाना जलसा। हर हफ्ते बीते हुए लम्हों को फिर ढूंढ लाने का नायाब मौका। विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। जुबली झनकार के अंतर्गत विविध भारती के स्वर्ण जयंती के अवसर पर प्रसारित किए गए कार्यक्रमों में से ये कार्यक्रम आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं। श्रोता मित्रों, नमस्कार। विविध भारती के अनगिनत लोकप्रिय कार्यक्रमों से चुनकर आज हम लाए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसका शीर्षक है एक पंथ दो काज। ये विविध भारती है, आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम एक पंथ दो काज। ये कार्यक्रम आज प्रस्तुत कर रहे हैं फिल्म जगत के प्रसिद्ध खलनायक श्री के.एन. सिंह। सुनने वालों को के.एन. सिंह का नमस्कार। पेशतर इसके कि मैं कुछ और कहूँ, पहले तो मुझे ये बताना जरूरी होगा कि मैं फिल्म में आया क्यों, क्योंकि अक्सर मुझसे पहले यही सवाल किया जाता है। मैं ज्यादा इस मामले को लंबा नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कह दूंगा कि खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से मरहूम के.एल. सहगल और पहाड़ी सान्याल से मेरी मुलाकात फिल्म में जाने से पहले ही हो चुकी थी। वो मेरे पुराने दोस्त थे। जब मैं कलकत्ते पहुंचा तो वो लोग वहां मिले और इसी सिलसिले में मैं फिल्म में आ गया। जब फिल्म में आ गया तो पहला रोल तो मुझे एक डॉक्टर का मिला, उसके बाद मुझे हीरो बना दिया, जिसमें विलन थे मजहर खान, मरहूम, बहुत अच्छे आदमी। उन्होंने कहा, भाई सिंह, ये डील डॉल, ये आंखें, यार हीरो वीरो क्या, तुम कैरेक्टर रोल में आओ। तो साहब मेरे को विलन बना दिया और विलन बनने के बाद इत्तेफाक से कुछ 2-4 पिक्चरें सक्सेसफुल हो गई। नतीजा ये हुआ कि हम विलन होके रह गए। उसमें किस्सा सुनाऊं आपके विलन का। तो हुआ तो मामला भी 5-10 साल की बात है। मैं एक अपने दोस्त से मिलने गया, यानी दोस्त के दोस्त से मिलने गया। उन्होंने मुझे खत दिया कि भाई जाओ वहां जरा उनसे मिल के आना। वो नासिक में रहते थे। मुझे गुजरा देर हो गई। मैं कुछ 9, साढ़े 9 बजे रात को उनके यहाँ पहुंचा। मैंने घंटी बजाई तो अंदर से आवाज शायद उनकी मिसेस की आई कि भाई कौन बोल रहा है। मैंने भाई मैं के.एन. सिंह हूँ। कहते वो फिल्म वाला विलन। मैंने जी हाँ ठीक है, मगर मैं फलाने का खत लाया हूँ और मैं आपके शौहर से मिलना चाहता हूँ। कहते आप फौरन बाहर तशरीफ ले जाइए वरना मैं कुत्ते छोड़ दूंगी। मैंने हुजूर पहले खत तो ले लीजिए। कहते आप बिल्कुल बात मत करिए। ये गुफ्तगू मैंने आज तक किसी पेपर वाले से भी नहीं कही कि कोई क्या कहेगा कि मैं इतना बुरा आदमी हूँ। बहरहाल आदमी अच्छा हो या बुरा, उसको जो काम करता है उसका असर जरूर होता है। चलो इन बातों को छोड़ो, पहले आप एक गाना सुनो। तेरे कूचे में तेरा दीवाना आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा। तेरे कूचे में तेरा दीवाना आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा, खो बैठा, खो बैठा, आज दिल खो बैठा। तेरा दीवाना हूँ इनकार नहीं, कैसे कह दूं कि मुझे प्यार नहीं। तेरा दीवाना हूँ इनकार नहीं, कैसे कह दूं कि मुझे प्यार नहीं। कुछ शरारत तेरी आंखों की भी है, मैं अकेला ही गुनहगार नहीं। तूने मांगा
दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा। अधूरा सा नजर आता हूँ, आज अपने में बहुत तेरी कमी पाता हूँ। तू नहीं है तू अधूरा सा नजर आता हूँ। मुझको आवारा समझते हैं तेरे गाँव के लोग, तेरी सखियों में मैं बदनाम हुआ जाता हूँ। हर जुबां पर है, हर जुबां पर है मेरा अफसाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा। मुस्कुराने की अदा भी कातिल, सर झुकाने की अदा भी कातिल। मुस्कुराने की अदा भी कातिल, सर झुकाने की अदा भी कातिल। इश्क की बाहों में आते आते लौट जाने की अदा भी कातिल। कैसे कातिल से, कैसे कातिल से हुआ याराना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। आज दिल खो बैठा, आज दिल खो बैठा। हाँ, तो मैं आप लोगों से कह चुका कि सहगल साहब मेरे दोस्त थे। अब ये दोस्ती पुराने जमाने की थी, इस जमाने की नहीं। इस दोस्ती में कहना चाहिए हमदर्दी, एक दूसरे का ख्याल और बिल्कुल बेगर्ज। और इसमें एक और बात बताऊं, पुराने जमाने के एक्टरों में हम लोगों में जरा, आजकल के लोगों में जरा कुछ फर्क है। तो फर्क ये है कि उस जमाने में हीरो, हीरोइन और कलाकारों में कोई फर्क नहीं होता था, एक दूसरे को भाई समझते थे, एक भाईचारा बहुत ज्यादा था। एक दफे का वाकया सुनाऊं आपको। मैं और सहगल साहब रीगल सिनेमा से बाहर निकले, फुटपाथ पे भिंडी वाली जा रही थी, उन्होंने उसे रोक लिया। मैंने, भाई सहगल क्या कर रहे हो? कहते मियां भिंडी ले रहे हैं। मैंने, भाई रखो काय में? उन्होंने अपना कुर्ता फैला दिया कि मियां दामन में। मैंने, सहगल यार कमाल कर रहे हो तुम। कहते मियां
जब भिंडी गोश्त खाओगे जब मजा आएगा, अब तुम्हें बुरा लग रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा था उस जमाने, यानी उस जमाने का मतलब मेरा ये भाई 1950 या 1948 से पहले, उस जमाने हम लोग काम किया करते थे तो मालिक जरूर एक तरफ होते थे, लेकिन बाकी जितने और कलाकार हुआ करते थे, यानी डायरेक्टर, कैमरामैन, राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सब हम लोग एक परिवार बन जाता था। एक दूसरे का इतना ख्याल रहता था कि किसको किसी वजह से तकलीफ ना हो। और कभी इत्तेफाक से कोई एक साहब कभी 1-2 दिन के लिए स्टूडियो नहीं आए तो उसके घर जाके मालूम करते थे, अरे भाई क्या खैरियत तो है कि क्यों नहीं आया। यानी इतना हमदर्द और इतना ख्याल एक दूसरे का रहता था कि मैं एक दफा का वाकया मुझे ऐसे आ गया याद, फौरन मोतीलाल जी के यहाँ पार्टी थी उनके जन्मदिन की 4 दिसंबर को। मेरा ख्याल है जो लोग उनकी पार्टी अटेंड की उन्हें याद होगा। बहुत ही शरीफ, बहुत ही पुरमजाक, यानी यहाँ तक चाहे कोई हीरो हो चाहे वो लाइट मैन हो, मोती साहब खुद जाके सबसे पूछते, भाई देखो सब अच्छी तरह से तो है, सबको सीख टिक मिला है। हाँ, जो मैं किस्सा कह रहा था वो ये था, मुकेश उस जमाने में उनके यहाँ ठहरे हुए थे। तो जब पार्टी के बाद मोती साहब बोले सैगल साहब से, भाई जरा सुनो बच्चे को, तो मुकेश ने गाना सुनाया। सैगल साहब ने उसके सर पे हाथ फेरा, बेटे ईश्वर ने तुम्हें आवाज दी है, रियाज करो। बस आप तो आप मुकेश साहब को आप लोग सुनते ही हैं। और इसी सिलसिले में और अब सैगल साहब की गाई हुई एक मजेदार गजल सुन लीजिए। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम्ही बता वो ये आदाब गुफ्तगू क्या है, तुम्ही बता वो ये आदाब गुफ्तगू क्या है। हर एक पर रगों में दौड़ने रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जबां कही से न टापता तो वो लहू क्या है, जबां कही से न टापता तो वो लहू क्या है। हर एक पर हाँ, अब सबसे ताजा किस्सा तो ये है कि मेरे कुछ पुराने दोस्त, यानी पुराने दोस्त जो हम उम्र हैं, जो अभी हैं धरती के ऊपर, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम आउटडोर गए थे, एक मौजूदा फिल्म में मैं अभी आउटडोर गया तो वहां से आया कि भाई कैसा रहा। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कैसा रहा, बस कुछ मुस्कुरा कर रह गया। कहा कि याद आ गई मुझे पुराने जमाने के आउटडोर, जैसे सिकंदर के लिए हम लोग आउटडोर शूटिंग करने गए कोल्हापुर। अब देखिए पृथ्वीराज कपूर, वनमाला, मैं, बाती, जहूर राजा, सोहराब मोदी, सब लोग हम एक ही कोठी में रहा करते थे, एक ही जगह खाना, एक ही जगह बैठना, कोई ताश खेलना। हम लोग इन आउटडोरों को पिकनिक समझा करते थे कि सब लोग मिलेंगे, बैठेंगे, गप करेंगे, कोई ताश खेल रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई वर्जिश कर रहा है। एक वाकया और सुनाऊं आपको, हुमायूं का, ये हुआ जयपुर में। हिराने जयपुर के पास उस जमाने में 1500 घोड़े थे, यानी उनकी अपनी कैवेलरी थी। और हुमायूं शूटिंग के दौरान, यानी लड़ाई चल रही है, उनको उतर के नमाज पढ़नी थी। वो घोड़े से उतरे, नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अब आप समझ लीजिए कि घोड़े उनके ऊपर से खटाखट उनके ऊपर से जा रहे हैं और अशोक कुमार साहब नमाज पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जैसे बड़े सीरियसली नमाज पढ़ रहे हैं। आज कोई इस बात को सोच सकता है, या कोई प्रोड्यूसर या कोई हीरो इतना रिस्क ले सकता है? सोचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल तो छोटी से छोटी बात के लिए डुप्लीकेट चाहिए। बहरहाल ये बात मैं काफी कह चुका, अब आप गाना सुन लीजिए।
कदर सजाए, मेरी कौन सी खता पर हमें इस कदर सजाए, बुलाएंगे पलट कर उन्हें लाख हम मेरी बेरुखी से सदके, तेरी बेरुखी से सदके, मेरी जिंदगी की खुशियाँ तू अगर इसी में खुश है तो खुशी से कर जफाए, तू अगर इसी में खुश है तो खुशी से कर जफाए, बुलाएंगे पलट पर उन्हें लाख हम बुलाए, मेरी हसरतों से कह दो कि ये ख्वाब भूल जाए। एक पंथ दो काज कार्यक्रम प्रस्तुत किया था अभिनेता KN सिंह ने। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित हुआ 10 मार्च 1975 को। और अब एक पंथ दो काज, प्रस्तुति चरित्र अभिनेता मनमोहन कृष्ण की। ये कार्यक्रम विविध भारती से 12 अक्टूबर 1973 को प्रसारित हुआ। एक पंथ दो काज, इसके अंतर्गत आपने मेरे बुजुर्ग भाइयों और साथियों को सुना। मेरा मतलब सर्वश्री डेविड KN सिंह, सोराब मोदी जीवन से है। उनके मुकाबले में मनमोहन कृष्ण का तजुर्बा है ही क्या। फिर भी जीवन में जो कुछ देखा, सुना, ग्रहण किया, उनकी बिना पे जो जो कुछ थोड़े समय में याद आता है सुनाने की कोशिश करता हूँ। विचारधारा वह कैसी रही है उसका आपको इससे पता चलेगा। दुनिया रंग रंगीले बाबा, दुनिया रंग रंगीले, दुनिया रंग रंगीले बाबा, दुनिया रंग रंगीले। ये दुनिया एक सुंदर बगिया, शोभा इसके नारे है। ये दुनिया एक सुंदर बगिया, शोभा इसके नारे है। हर डारे पर जादू छाया, हर डारे पर जादू छाया, हर डारे मतवारे है। अद्भुत पंछी फूल मनोहर, अद्भुत पंछी फूल मनोहर, कले कले चटकेले बाबा, दुनिया रंग रंगीले, दुनिया रंग रंगीले बाबा, दुनिया रंग रंगीले। कदम कदम पर आशा अपना रूप अनूप दिखाते हैं, कदम कदम पर आशा अपना रूप अनूप दिखाते हैं। बिगड़े काज बनाती है, धीरज के गीत सुनाती है। बिगड़े काज बनाती है, धीरज के गीत सुनाती है। इसका सुर मिसरे से मीठा, इसके तान धीमी बाबा, दुनिया रंग रंगीली, दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली। दुख की नदिया जीवन नैया, आशा के पतवार लगे। दुख की नदिया जीवन नैया, आशा के पतवार लगे। ओ नैया के कहने वाले, ओ
नैया के कहने वाले, नैया तेरी पार लगे। पार बसत है देश सुनहरा, पार बसत है देश सुनहरा। किस्मत छैल छबीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली, दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली। पार बसत है देश सुनहरा, किस्मत छैल छबीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली। किस्मत की ही बात है ना। कॉलेज में लड़के लड़कियों को फिजिक्स पढ़ाने वाला एक लेक्चरर किस्मत के एक झटके से एक्टर बन गया। पता नहीं कॉलेज में रहता तो कहां तक पहुंचता, मगर एक्टर बनने के बाद जहां जहां पहुंचा हूं आपसे छुपा नहीं। देश विदेश की सैर करवाई, मंत्रियों, महामंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, भिन्न भिन्न देश के प्रेसिडेंट्स और एम्बेसडर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ एक्टर मनमोहन कृष्ण को। मुन्ना फिल्म का एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। उस फिल्म में मेरे 6-7 बच्चे अलग-अलग उम्र के। उन्हें हर रोज स्कूल भेजने से पहले मैं उनकी उम्र के लिहाज से सवाल पूछता था, किसी से गिनती, किसी से 4 का पहाड़ा, इत्यादि इत्यादि। अचानक मैं सबसे पूछ बैठता हूँ, फिल्म आवारा का हीरो कौन है? और सब बच्चे यकजबान होके बोले, राज कपूर। पंडित जी ये देखते ही उछल पड़े और कहने लगे, वाकई ये बात दुरुस्त दिखती है। वहाँ से सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा। इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा, रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेंच से रखना न वास्ता, दुनिया के दाव पेंच से रखना न वास्ता। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता। भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया,
बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया, तुम हर कदम उठाना जरा देख भाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं दूर किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। भाग्य कहूं दुर्भाग्य कहूं कुछ समझ नहीं आता। 27 अप्रैल 1964 की सुबह पंडित जी के देहांत से ठीक 1 महीना पहले हम एक दफा फिर पंडित जी के साथ उनके 3 मूर्ति भवन में थे। फिल्म शहर और सपना, जिसे उस साल राष्ट्रपति का सोने का पदक मिला था, उसे लेने गए हुए थे हम सब। उस फिल्म से संबंधित कलाकार और टेक्नीशियंस पंडित जी के दर्शनों के लिए उनके निवास स्थान पर गए। बातचीत के दौरान में पंडित जी फरमाने लगे, मनमोहन, आज की सुबह नामुकम्मल रह जाएगी अगर कुछ सुनाया ना तुमने। आपका हुक्म सर आंखों पे कहते हुए जो गजल मैंने उन्हें उस रोज सुनाई वो आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं। ये उसी फिल्म शहर और सपना से है। कलाम है अली सरदार जाफरी का। अभी खिल जाएंगे मसले हुए कुचले हुए फूल, अभी खिल जाएंगे मसले हुए कुचले हुए फूल। शर्त बस ये है कि सीने से लगाना होगा, प्यार को आज नई तरह निभाना होगा। आंसुओं से जो बुझे जाते हैं आंखों के चिराग, आंसुओं से जो बुझे जाते हैं आंखों के चिराग, खून दिल दे के उन्हें फिर से जलाना होगा। प्यार को आज नहीं, वो जो खो जाए तो खो जाएगी दुनिया सारी, वो जो मिल जाए तो साथ अपने जमाना होगा। प्यार को आज नई तरह निभाना होगा, प्यार को आज। ये बातचीत का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, मगर विविध भारती को और भी कुछ चलाना है इस प्रोग्राम के बाद। अब मनमोहन कृष्ण को इजाजत दीजिए। आज हम सुन रहे थे एक ऐसी प्रस्तुति, शीर्षक था एक पंथ दो काज, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सी फिल्मी हस्तियों ने अपने अपने मंतव्य रखे, अपनी बातें कही, अपनी पसंद के गीत सुनाए।
आज हम सुन रहे थे अभिनेता के.एन. सिंह और चरित्र अभिनेता मनमोहन कृष्ण द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम। श्रोता मित्रों, एक पंथ दो काज कार्यक्रम की कुछ और चुनिंदा प्रस्तुतियां। एक पंथ दो काज प्रस्तुति चरित्र अभिनेता डेविड की। इसका प्रसारण विविध भारती से हुआ था 29 जून 1974 को। मेरा नाम सुनकर आप घबराइए नहीं, मैं आपको कोई लेक्चर देने नहीं आया। बस दो एक बातें काम की कहूंगा और चलता बनूंगा। हाँ तो साहब, एक बार मुझे मॉस्को जाने का मौका मिला। मैं बस स्टॉप पर खड़ा था। जब सिगरेट खत्म होने पर आया तो मैंने हमेशा की तरह अपनी आदत के मुताबिक सड़क पर फेंक दिया। बस फौरन एक रूसी भाई ने उस सिगरेट के टुकड़े को उठाया, जहां कचरा पेटी थी वहां जाकर डाल दिया और मुझसे कहा कि हमेशा इसका ख्याल रखो। बड़े प्यार से कहा। भाई मैंने तो शर्म से माफी मांग ली। आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैंने तो उस दिन से अपनी आदत सुधार ली। अब आप लोग भी अपने को नाप तोल ले। मतलब ये कि कीप योर सिटी एंड योर सेल्फ क्लीन। खैर, अब आप ये गीत सुने और मेरी इस कड़वी बात का मजा बने। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हाँ तो एक किस्सा सुनो। 1952 का किस्सा है। मैं हेलसिंकी में हॉकी फाइनल देख रहा था, हिंदुस्तान और हॉलैंड के दरमियान, जबकि हिंदुस्तान 4 गोल से मेरा ख्याल है हॉकी जीता। जब हम ओलंपिक विलेज गए खुशी मनाने के लिए तो एक टेलीग्राम हमारे हाथ में रख दिया किसी ने। टेलीग्राम हमारे नाम का था, बंबई से आया था कि फिल्म डेलीगेशन में हमारा नाम भी शामिल कर दिया है। कहाँ जाने के लिए? यूनाइटेड स्टेट्स, हॉलीवुड देखने के लिए। हम बहुत खुश हुए और फौरन कुछ 15 रोज के बाद हम अमेरिका पहुंचे। न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन गए। घूमते 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 आखिर हम लॉस एंजलिस पहुंचे, यानी बाकायदा हॉलीवुड में पहुंचे। द ड्रीम वर्ल्ड जिसको कहते हैं, ख्वाब की दुनिया। वो शान और शौकत, वो आलीशान मकान, वो बड़े बड़े स्टूडियोज। मगर सबसे बड़ा खूबसूरत तजुर्बा हमारा हुआ वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो। वैसे तो बड़े बड़े स्टूडियोज देखे, लेकिन वॉल्ट डिज्नी से मुलाकात हुई जिसने जिंदा कलाकारों को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आर्टिस्टों से ड्राइंग्स करवा के, स्केचेस बनवा के तस्वीरें ताज़ा की हैं। उसमें से एक खास तस्वीर मुझे याद आती है, बैम्बी। बैम्बी का हीरो था हिरन का बच्चा और मारे जंगल में भागते फिर रहा है डर के मारे। खबर मिली है उसको कि एक शिकारी पहुंचा है जंगल में और वो जहां वहां सहारा ढूंढ रहा है। ऐसा मालूम हुआ बिल्कुल ऐसी ट्रेजेडी थी खूबसूरत। तो बच्चा दौड़ रहा है इधर उधर और दुश्मन कौन था? इंसान। वॉल्ट डिज्नी का मकसद ये था कि जानवर की दुनिया में
जो सबसे खतरनाक दुश्मन जानवरों का है वो है इंसान, जो अपने शौक के लिए इन मासूम पशुओं की जान लेता है। ये एक बहुत खूबसूरत याद ताज़ा हुई आज। खैर, वॉल्ट डिज्नी की आप हलन के बच्चे की याद ताज़ा करके और एक गाना सुन लीजिए। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम तो रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। ये है फिल्म अभिनेता अजीत। 30 मई 1975 को ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित हुआ था। सुनने वालों को अजीत की तरफ से नमस्ते। गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्रे रफ्ता को आवाज देना। हुजूर, ये उस जमाने की बातें हैं जब गालिब जवान था। अब मैं आपको अपने उस दोस्त के बारे में कुछ बताऊंगा कि जिनके साथ हमने जिंदगी के बहुत से दिन गुजारे और बहुत पुरानी बातें हैं। वो सिर्फ मेरे ही दोस्त नहीं बल्कि आप लोगों के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे जानने वाले हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और बहुत शरीफ आदमी हैं जिनका नाम है दिलीप कुमार। आपने दिलीप कुमार को बहुत कम पिक्चरों में कॉमेडी करते हुए देखा होगा। वैसे तो वो बड़े ट्रेजेडियन हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो जो कॉमेडी करते हैं उसका तो जवाब ही नहीं है। एक दफा हम लोग नए दौर की शूटिंग में पूना गए हुए थे और वहां एज यूजुअल प्रोड्यूसर को ये शिकायत थी कि साहब आप लोग जरा देर से लोकेशन पे पहुंचते हैं, अगर आप जल्दी पहुंच जाया करें तो काम बड़ा शेड्यूल में खत्म हो जाए। तो हमने देखा, दिलीप साहब ने कुछ मुझे गौर से देखा, मैंने उनकी तरफ देखा। होता यह था कि मैं और दिलीप साहब एक ही कमरे में रहते थे। अच्छा, उनको जरा सी देर से उठने की आदत थी। मैं आहिस्ता से झांक लिया करता था कि भाई अभी वो सो रहे हैं तो मैं भी सो जाता था। मेरा ख्याल है वो भी यही करते होंगे। इस तरह से देर हो जाया करती थी। एक दिन शाम में सब बैठ के साथ में खाना खाते थे, चोपड़ा साहब वगैरह सारी की सारी यूनिट। तो एक दिन मैंने देखा कि ये इत्मीनान से जब काफी खाना खा चुके तो खामखा मैं कहने लगा, यार हर रोज दाल 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 चली आती है यार, हम तुमने जरा परेशान कर दिया इस दाल से, चलो उठो खत्म करो, चलिए साहब उठिए, बहुत हो गया। मैं एकदम चकराया। मैंने कहा यार बात क्या है? कह लेंगे भाई मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। खैर साहब वो आगे कमरे में। मैंने कहा साहब क्या बात है, आज कुछ बहुत ही बुरा मूड है, खाना तो आपने ठीक खाया था। मैंने कहा, कहने लगे मैं आपको बताता हूं क्या तरकीब करेंगे, बस किसी से कुछ ना कहिएगा और सुबह तैयार रहिए। मैंने कहा बहुत अच्छा। साहब 3:30 या 3:45 बजे होंगे, इन्होंने फौरन मुझे उठाया, कहने लगे चलिए। उनका कहना था चलिए, कूद के साहब हम पलंग से उठे, बिस्तर विस्तर लपेटा और सारा सामान वहां से लेके, जो ड्राइवर मेरा गाड़ी में सोया करता था उसको भी उठा के साहब सारा सामान गाड़ी में रखा और हम लोग लोकेशन पे निकल पड़े। लोकेशन वहां से कोई 30-35 मील दूर था। जजूरी एक बहुत अच्छा मंदिर है वहां पूना के करीब में, वहां पे हमारी शूटिंग थी। साहब रास्ते भर बातें करते हुए, गप्पे मारते हुए हम लोग पहुंचे आहिस्ता आहिस्ता। 4:30 कुछ का वक्त हो गया था वहां पहुंचते पहुंचते।
एक छोटा सा महाराष्ट्रियन होटल था और वहां घुस के दिलीप साहब ने जो है हाथ मुंह धोया और अंडे अपना तोड़ के आमलेट बनाने लगे। वो होटल वाले सारे उनकी तरफ देखने लगे, करे दिलीप साहब और इस होटल में और आमलेट बना रहे हैं, कमाल है। हम लोगों ने बड़े इत्मीनान से नाश्ता किया और मंदिर के पीछे गाड़ी छुपा के रखी, बड़े इत्मीनान से बिस्तर बिछा के सो गए, लेट गए अपना। अब साहब मालूम हुआ कि यहाँ चोपड़ा साहब के कैंप में बड़ी खलबली मच गई कि साहब ये रात ये दाल वाल का वाकया हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, और शायद हीरो का मूड खराब हो गया और ये तो बिल्कुल निकल के ऐसा लगता है बॉम्बे चले गए। खैर साहब हम लोग वहीं अपना देखा 8, साढ़े 8, 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब कुछ गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता यूनिट की आने लगी। देखा तो दिलीप साहब ऊपर पहाड़ पे खड़े हुए, आपने कभी कोई पीटर पैन का कार्टून देखा होगा ना, यूं कमर पे हाथ रखे हुए और वहां से जो है वो शाउट कर रहे हैं चोपड़ा साहब और सारी यूनिट की तरफ कि साहब ये आप लोगों के आने का वक्त है। रोजाना तो आप हमसे कहते हैं, जब हम जल्दी आते हैं तो आप लोग जो है इतनी देर से आते हैं। एकदम ऐसा लगा कि उन लोगों के चेहरे पे रौनक आ गई, क्योंकि वो तो ये समझे थे कि ये भाई लोग अपना पैकअप करके बॉम्बे चले गए। उसके बाद से उसी दिन हम लोगों ने नए दौर की फाइट का पूरा सीन एक दिन में खत्म कर दिया। ये हैं साहब दिलीप कुमार, जो ऐसे प्रैक्टिकल जोक्स करते हैं कि वाह वाह वाह। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। एक पंथ दो काज प्रस्तुति है अभिनेत्री नरगिस द्वारा की गई। विविध भारती में इसकी रिकॉर्डिंग वर्ष 1975 में हुई थी। सुनने वाले भाई बहनों को मेरा आदाब। मुझे आप लोगों से बातें करने का मौका तो बहुत मिला है मगर वक्त कम मिला। वजह यह है कि पहले मैं फिल्मों में बिजी रहती थी, अब गृहस्थी में बिजी रहती हूँ। वैसे चाहती भी यही हूँ कि दुनिया के सारे लोग अपने अपने काम में मगन रहें। ये बात मैंने रूस के लोगों में खास तौर से देखी है। फिल्म आवारा जब रूसी फिल्म फेस्टिवल में मॉस्को भेजी गई थी तो वहाँ कलाकारों का एक ग्रुप भी गया था
जिसमें मैं भी थी। वहां हमने जितनी रूसी फिल्में देखी उन सब में यही समझाया गया था कि लोग खुशहाल हों, देश मजबूत हो और समाज अच्छा बने। उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जनता को एक अच्छा संदेश देने के लिए, उन्हें कुछ सिखाने के लिए फिल्म एक बहुत बड़ा मीडियम है। फेस्टिवल के बाद हमने वहां दूसरे शहरों की सैर की तो देखा औरतें बस और ट्रेन चला रही हैं। ऑफिस में, कारखानों में, खेतों में, यानी हर जगह औरत मर्द कांधे से कांधा मिलाए काम में लगे हैं और बच्चे तालीम हासिल करने में मगन हैं। इस वक्त मुझे आपसे यही कहना है कि अगर आज़ादी के बाद हम लोग भी अपने फर्ज और काम को समझते और पूरा करते तो हमारी बहुत सी मुश्किलें हल हो गई होती। खैर, इस काम की बात के साथ ही आवारा फिल्म का वो गीत भी सुन लीजिए जिसे रूसी जनता उस वक्त भी पसंद करती थी और आज भी पसंद करती है। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। अनजान नगर, सुनसान डगर का प्यारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। आबाद नहीं, बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। श्रोता मित्रों, अब सुनते हैं गीतकार कैफी आजमी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम एक पंथ दो काज। मेरा पेशा है फिल्मों में गाने लिखना, लिखता रहा हूँ और उसके सिलसिले में बाद बहुत खूबसूरत तजुर्बे हुए हैं जो मैं आज आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक यह है कि हमारे बहुत से नौजवान जो दूर हैं फिल्म इंडस्ट्री से और उसमें आना चाहते हैं सॉन्ग राइटर की हैसियत से या किसी और हैसियत से, वो समझते हैं कि फिल्म के लिए गाना लिखना बहुत आसान काम है। ऐसा नहीं है। और बहुत से नौजवान मेरे पास भी आ जाते हैं 80-80, 90-90 गाने लिखे हुए, कंप्लीट लिए हुए कि इनको कहीं लगवा दिए। उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई इस तरह से ये गाने नहीं लगेंगे। फिल्म में पहले सिचुएशन निकाली जाती है, सिचुएशन के म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाती है, म्यूजिक डायरेक्टर उसकी धुन बनाता है, तब उस पर सॉन्ग राइटर बोल लिखता है, तब वो बोल काम के होते हैं उस फिल्म के। आप जो पहले से लिख के लाए हैं उनकी कोई खपत इन फिल्मों में नहीं हो सकती, उस कहानी से ताल्लुक नहीं होता उसको, उनका
उन किरदारों से ताल्लुक नहीं होता जो फिल्म में गाने गाते हैं। हम फिल्म में जो गाने लिखते हैं उनमें इतनी चीजों की पाबंदी हमको करना पड़ती है। सबसे पहले सिचुएशन, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये कौन सा किरदार ये गाना गाएगा फिल्म में, वो किस तबके से ताल्लुक रखता है, किस तबके से ताल्लुक रखता है, किस तहजीबी इकाई से ताल्लुक रखता है। वो सब बातें हमको मलहूज रखना पड़ती हैं, तब एक गाना हम लिख पाते हैं। और उसके बाद एक नई बंदिश जो है वो आ गई है, वो ये है कि ज्यादातर गाने ट्यून पर लिखे जाते हैं। पहले ट्यून बन जाती है, उसके बाद उस पर बोल लिखता है सॉन्ग राइटर। कुछ लोग इसको बहुत बुरा समझते हैं, इसके खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट किया है हमारे बहुत से सॉन्ग राइटर्स ने, लेकिन मैं इसके हक में हूँ। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि बेहतरीन गाने लिखे गए हैं और वो अगर ट्यून पर न लिखे जाते तो शायद इतने अच्छे न होते। हमारी जो गज़लों की बहरें हैं वो बहुत महदूद हैं, उनकी चाल भी बंधी हुई है और म्यूज़िक जो ट्यून हमको मिलती है उसमें बेपनाह तनव्वुह होता है और वो तनव्वुह हमारे गानों में को बेहतर बनाता है और हमारी मदद करता है उनकी मकबूलियत में। इसलिए मैं ट्यून पर लिखने के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि खुद मेरे कई गाने जो ट्यून पर लिखे गए हैं बहुत आप लोगों को पसंद आए, बहुत पॉपुलर हुए हैं और मुझे भी ये है कि उसमें मैं कुछ कह भी सका हूँ। मसलन ये एक बहुत खूबसूरत तर्ज थी मदन जी के पास, जिस पर हीर रांझा में ये गाना लिखा गया कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं। ये गाना आप सुनिए, रोमांटिक गाना है, ये भी देखिए कि इसमें कुछ अदबियत है या नहीं है, कुछ कहा गया है या नहीं, एक नफ्सियात की किस तरह से तर्जुमानी की गई है। मदन जी ये गुनगुनाया करते थे और उनका भी ख्याल था और मेरा भी ख्याल था कि शायद इस पर मैं अच्छे बोल नहीं लिख सकूंगा, लेकिन मेहनत के बाद लिखे गए। अब वो गाना रिकॉर्ड हुआ और फिल्म में भी आया और पॉपुलर भी बहुत हुआ। आप सुनिए उसे। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्हीं को दिल का राज बताए, तुम्हीं से राज छुपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। ओ भोले साथिया, देखी जो शोखी तेरे प्यार की, ओए होए। ओ भोले साथिया, ओ भोले साथिया, देखी जो शोखी तेरे प्यार की। आंचल में भर ली हमने सारी बहारें संसार की। नई अदा से हम इतराए, पाए खुशी लुटाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। ये कागज के फूल का गाना है और मुश्किल सबसे ज्यादा ये थी कि मरहूम गुरुदत्त जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे और जो इस सिचुएशन पर मुझसे गाना लिखवाना चाहते थे, उन्होंने खुद भी एक वक्त थक के कह दिया कि भाई इसको छोड़ दो, इसलिए कि ये सिचुएशन मेरे जहन में भी क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ गाइड नहीं कर सकता। मगर मुझे सिचुएशन भी बेइंतहा पसंद थी और वो ट्यून भी जो दादा बर्मन ने बना रखी थी उसके लिए। मैंने कहा कि नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, वक्त ने किया क्या हसीन सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। ये गाना आपने बहुत सुना होगा, फिर एक बार सुन लीजिए। ये इस तरह से लिखा गया था।
काज। आज चरित्र अभिनेता डेविड, फिल्म अभिनेता अजीत, अभिनेत्री नरगिस और शायर कैफी आजमी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों के कुछ अंश हमने सुने। आज हमने सुना उन कलाकारों को जो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन विविध भारती में उनकी आवाजें सुरक्षित हैं। अब दीजिए कांचन प्रकाश संगीत को आज्ञा। फिर मिलेंगे अगले शनिवार। नमस्कार। विविध भारती की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इन दिनों आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत। स्वर्ण स्मृतियों का ये सिलसिला आज यहीं तक। अगले सप्ताह विविध भारती की 50 साला यात्रा में से फिर ढूंढेंगे किसी छूट गए पड़ाव को। तो अगले शनिवार फिर सुनिए स्वर्ण स्मृति।